8 वर्ष में लाने में सफल हुआ है। बैंकिंग तंत्र की जो मैं बात कर रहा था, अर्थव्यवस्था को एक नई गति देता है, उसकी रीढ़ के रूप में काम करता है। निवेश और ऋण देने में इसकी एक बड़ी भूमिका होती है, उसमें एक स्पीड देता है। और उत्तर प्रदेश के बैंक में 16-17 तक पैसा जमा होता था मात्र 12,75,000 करोड़ का, और 24-25 में यही राशि बढ़कर के गई है 29,66,000 करोड़ रुपए आज जमा पिछले सत्र में जमा हुआ है उत्तर प्रदेश के बैंकों में। सीडी रेशो जो छोटे छोटे यानी बैंकों के द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाता है, एक क्रेडिट डेबिट का जो रेशियो यूपी के अंदर है, जितना पैसा हम जमा करते थे कितना प्रतिशत होता था, यहाँ पे लोन दिया जा रहा है या मात्र 43-44% 2017 तक था, आज ये बढ़कर के 61% हुआ है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है, कदम आगे बढ़ाए हैं सरकार ने, और सरकार की सभी चीजें दिखती हैं। आरबीआई का बुलेटिन कहता है कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड्स आकर्षित करने में 16.2% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। यानी उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रमों के लिए बैंकों से लोन आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, अटल पेंशन योजना में देश में नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश द्वितीय नंबर पर, पीएम स्वनिधि योजना में सर्वाधिक स्ट्रीट वेंडर को लोन दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, और आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या भी प्रदेश के अंदर बढ़ी है। आज के दिन पर पूरे देश के अंदर 7,40,00,000 लोग आयकर रिटर्न भरते हैं, और उत्तर प्रदेश में 71,65,000 लोग आज के दिन पर इनकम टैक्स उपलब्ध करते हैं, अपना आईटीआर जमा करते हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अन्य सेक्टर में भी काफी वृद्धि हुई है। और आपने रोजगार की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के समय में प्रदेश का जो बेरोजगारी दर थी वह 17% थी, आज वह 3% है। इसका मतलब रोजगार का सृजन हुआ है, और अनेक अवसर पर यह कार्यक्रम मैं आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं, आप चिंता मत करिए, आ रहा हूं। चलो मैं दोनों जगह का साहस रखिए, मैं दोनों जगह सुनने का साहस रखिए। देखिए, आपका एक उदाहरण मैं और बताता हूं। ये फूल ही है, वह कुर्सी फूल ही है, फूल नहीं। बैठिए लाल बिहारी, फूल नहीं, फूल कोई शब्द, फूल तो गुलदस्ता में खड़ा है, कार्यकारी नहीं। यह शब्द कार्यकारी। लाल बिहारी जी बैठिए, बैठिए लाल बिहारी। आप लाल बिहारी जी, नहीं, आप लाल बिहारी जी, आप जो है लगता है कि अभी भी अपने तदर्थ पद से उभर नहीं पाए। ये विसंगति आपके साथ लगता है जीवन भर चलनी है, और आपके कारण न जाने कितने तदर्थ शिक्षकों का के साथ अन्याय हुआ है। और वित्तविहीन, आप हमेशा ही आपको वित्तविहीन ही रहना है। लेकिन बेरोजगारी की दर आपके समय में क्या थी, क्यों थी बेरोजगारी? यूपी जैसे पोटेंशियल स्टेट में, जिस राज्य में अनंत संभावनाएं थी, देश की सबसे अच्छी कृषि भूमि हमारे पास, सबसे अधिक एमएसएमई हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास, सबसे अधिक रेल नेटवर्क हमारे पास, और सबसे बड़ी आबादी हमारे पास, और सबसे अच्छी यूथ पावर हमारे पास थी। उस प्रदेश को आप कहां पहुंचाती? कृषि आत्महत्या किसान करता था, युवा पलायन करता था, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति, और बदहाल स्थिति किस कदर थी
हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, तो यहाँ पे कोई निवेश करके अपनी सुरक्षा को, अपनी पूंजी व्यक्ति सुरक्षित है, तो पूंजी कैसे सुरक्षित होती, कैसे कोई निवेश करता है? नहीं कोई आता, और कोई नहीं आता था। और इसीलिए आपके समय में क्या क्या गुल खिलाए जाते थे, कारनामे देखो ना, आप लोग तो अपने कारनामों से परेशान हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बेरोजगारी भत्ते को देने के लिए 20 करोड़ रुपया, बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए 15 करोड़ रुपए समारोह में खर्च कर डाले। ये इनके कारनामे थे। अब आप उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं औद्योगिक निवेश के बारे में। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश की रीढ़ बनती है कनेक्टिविटी की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें जल में भी, थल में भी और नभ में भी बेहतर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में हुई है इस डबल इंजन सरकार में। उत्तर प्रदेश जाना जाता था लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब यहां से एक्सपोर्ट की संभावना कम है, यह माना जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हल्दिया से वाराणसी के बीच में वाटरवे नंबर 1 यूपी के अंदर प्रारंभ किया है और ये चालू हो गया है। आज हम लैंडलॉक्ड स्टेट से उभर चुके हैं। हमारी पूर्वी बंदरगाह के लिए बेहतर कनेक्टिविटी इसके माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसका जंक्शन भी यूपी में है और यूपी के ईस्टर्न जो फ्रेट कॉरिडोर, यह सर्वाधिक यूपी के अंदर जा रहा है। 56% भाग इसका यूपी के अंदर है। ये माल यातायात को तीव्र गति से पहुंचाने में यह कॉरिडोर काम कर रहा है। ये भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनाई है। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो मुंबई बंदरगाह की पहुंच को और आसान बनाता है, उसका भी एक बड़ा भाग यूपी से होके जाता है। ये भी मोदी जी की देन है। यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे, देश गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह 55% एक्सप्रेसवे देश का यूपी के पास होगा। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास, सबसे अधिक मेट्रो सिटी यूपी के पास, देश की पहली रैपिड रेल यूपी के पास, 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच यूपी के पास। ये सभी डबल इंजन सरकार की ताकत है और इसीलिए औद्योगिक निवेश की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हमने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन किया है, जो बलिया से अयोध्या के बीच और काशी से प्रयागराज के बीच भी वाटरवे की संभावनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही हमने कुछ नए एक्सप्रेसवे की घोषणा और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी की है इस बजट में। गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद होते हुए इसको जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे के लिए धनराशि दी है। हमने गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी धाम से होते हुए भदोई, काशी, चंदौली होते हुए गाजीपुर को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चंदौली और सोनभद्र शक्तिनगर तक जोड़ने के लिए, गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से चित्रकूट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने और इसी गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार के बीच में गंगा के पैदल जो भी उसमें आएंगे, अलाइनमेंट तय होने के बाद हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि इसमें सुख तीर्थ भी आए और विदुरकुटी भी इसमें शामिल हो, क्योंकि दोनों हमारे पौराणिक तीर्थ हैं, भारत की विरासत के प्रतीक है। लेकिन अलाइनमेंट और एनजीटी के क्लियरेंस मिलने पर निर्भर करेगा। हम हमारी कनेक्टिविटी को हरिद्वार तक पहुंचाने की भी एक पूरी वो है और उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज में 2-2 पुल के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है। नैनी में सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल और शास्त्री ब्रिज के पैरेलल मां गंगा के ऊपर भी एक ब्रिज बनाने की कार्रवाई को भी 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में ऑलरेडी कर दी है। तो ये सभी कार्यक्रम राज्य सरकार ने इस बजट में किए हैं और इसीलिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का ट्रायल चल रहा है।
हमारा प्रयास है इसी वर्ष हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये देश की नहीं दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा और सरकार की बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति का परिणाम है कि 45 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से हम लोगों ने 15 लाख करोड़ को अब तक हम लोग जमीनी धरातल पर लागू कर चुके हैं, जिनमें से कई इकाइयां अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुकी हैं और 60 लाख से अधिक युवा इसमें नौकरी और रोजगार प्राप्त किए हैं। आपने गोरखपुर की बात की। गोरखपुर में लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जमीनी धरातल पर उतर चुका है। वाराणसी में हमारा एक फ्रेट विलेज ही डेवलप हो रहा है, जो लॉजिस्टिक की दृष्टि से पूरे ईस्टर्न यूपी के कार्गो को वहां से हल्दिया पूर्वी बंदरगाह तक पहुंचाने का एक बेहतरीन माध्यम बनेगा। समस्या यह है कि इनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति चाहिए, और आप दोनों के दुश्मन हैं। आप लोग तो दोनों के दुश्मन रहे हैं। तो ये सभी कार्य, इसके अलावा प्रदेश के अंदर और भी अन्य योजनाओं के लिए गांव जोड़ो अभियान के तहत हम लोगों ने कार्य आगे बढ़ाए हैं। 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज यहां पे निवेश लागू करने के लिए बनाए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी योजना ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है, और भी अन्य कार्यक्रमों के साथ इस बार हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पे लखनऊ हरदोई के बीच में एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री मित्र योजना के माध्यम से उसको लागू किया जा रहा है। लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में एक पार्क बनने जा रहा है। इसके साथ ही अन्य तमाम स्कीम यहां पे लागू की गई हैं, और सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि 10 जनपदों में संत कबीर दास जी के नाम पे टेक्सटाइल पार्क की एक नई स्कीम, 2 जनपदों में संत रविदास जी के नाम पे लेदर पार्क की स्कीम को भी प्रदेश सरकार ने बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। सबसे अधिक एमएसएमई रखने वाला राज्य है यूपी। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है, और केवल रजिस्ट्रेशन पर 5 लाख की सुरक्षा बीमा प्रदान करने वाला राज्य अकेले यूपी है देश के अंदर। हमने वो भी व्यवस्था की है, और इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा जो एक ईमानदार पहल की गई, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेशकों के लिए, निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से एमओयू मॉनिटरिंग के लिए, और चाहे प्रोडक्ट जब कोई यूनिट अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करती है तो सरकार के द्वारा इंसेंटिव वितरण करने के लिए भी हम लोगों ने जो मैकेनिज्म तैयार किया है वह हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसीलिए आज ये उत्तर प्रदेश जो कभी देश के विकास का एक ब्रेकर माना जाता था, आज वह भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू के रूप में लोग इसको स्मरण कर रहे हैं कि यह भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। ये 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयास का ही परिणाम है। पावर सेक्टर में भी आप लोगों ने बहुत सारी चीजों की चर्चा आप लोग करते हैं, अनर्गट लाभ करते हैं, बिना देखे करते हैं। आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश को अंधेरे में छोड़ा था। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दिया था। ट्रांसफार्मर चल जाता था तो महीनों और कभी कभी तो सप्ताह तक एक जनपद में एक सप्ताह आएगी, एक दिन में एक सप्ताह रात्रि को, और वो भी पूरी लाइट नहीं होती थी और चंदा इकट्ठा होता था। आज तो ऐसी स्थिति नहीं, आज तो समान रूप से बिजली मिल रही है। और प्रदेश के अंदर न केवल पावर प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है बल्कि यहाँ की खपत को ही बढ़ाया। 16,000 मेगावाट बिजली की खपत हो पाती थी मात्र 17 तक, आज वह पीक सीजन में 33,000 मेगावाट तक पहुंच रही है, क्योंकि समान रूप से वितरण हो रहा है। हम लोगों ने तो कोई जाति नहीं देखी, कोई क्षेत्र नहीं देखा, कोई अन्य नहीं देखा। पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ग्रामीण क्षेत्र, 3 प्रकार की कैटेगरी तय करके सबको सुविधाएं दी। ग्रीन एनर्जी बने, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके,
इसके लिए भी हम लोगों ने अनेक पर्यावरण की दृष्टि से इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए और सरकार के द्वारा